हेलो एवरीवन। नीचे गिरने से इसके कपड़े ख़राब हो चुके थे। सुजुरियान की हेल्प से ये न्यू ड्रेस पहन पाती है। आज ही इसका फर्स्ट डे था, सो ये कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहती थी। इसे ऑफिस में देख के सुमन सरप्राइज के तुम्हें तो गुचवान ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर यहाँ पे कैसे। गुचवान फिर उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मैंने ही रात को कॉल करके इसे अपनी असिस्टेंट चूज़ करने के साथ साथ आज ऑफिस आने को भी बोल दिया था। उसके जाते ही ये शाओनिंग को कुछ कंडीशंस वगैरह बताने लगता है कि मेरे साथ रहते हुए मेरे पर्सनल मैटर से दूर ही रहना तो अच्छा होगा। एंड शाओ को लेके एक मीटिंग पे ही जाने लगता है। असिस्टेंट होने के साथ साथ इसने उसे अपना ड्राइवर ही बना लिया था। दूसरी तरफ सुमन गुचुआन की जगह उसके पेरेंट्स को एयरपोर्ट पे पिक करने पहुंची होती है। डैड तो अपसेट ही हो जाते हैं कि गुचुआन को तो हमारा बिल्कुल ही ख्याल नहीं है। अब जी उन्हें कहती भी है कि वो मीटिंग की वजह से नहीं आ पाया, बट वो नहीं मानते। मीटिंग में जाते हुए शेंग शाओ को देख के शॉक कि तुम डेजिग्नेटेड ड्राइवर यहाँ पे क्या करने आई हो, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब गुचुआन उसे बताने लगता है कि ये मेरी असिस्टेंट है, मैं ही इसे यहाँ पे लेके आया हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। अब बहुत सारे क्लाइंट्स भी आ चुके थे तो ये अब मीटिंग रूम में चले जाते हैं। इन साहब को तो आराम नहीं आ रहा होता। वो अपने साथी को गुचवान के असिस्टेंट को लेके ही पॉइंट आउट करने लगता है कि इसका प्रोजेक्ट कैंसिल ही हो जाए। आगे से गुचवान भी उसी की टक्कर का ही उसे जवाब देता है कि हमारी कंपनी तो हर पर्सन के ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्हें वेलकम करती है, इसमें भला क्या बुराई है। शाओनिंग तो ये सुन के बहुत खुश होती है। अब यहाँ पे ये जनाब तो अपना सा मुंह लेके ही रह जाते हैं। बाद में ये उसे बताने लगती है कि उस रात शेंग सुमन से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसे बचाया। तब से इसने मुझसे अपनी दुश्मनी ही मोल ले ली है, कहीं हमारे प्रोजेक्ट पे इस बात का कोई असर ही ना पड़ जाए। गुचवान उसे उसके लिए टेंशन ना लेने को कहता है। तभी जब वो वाटर बॉटल लेने गई थी, फिर से ये वहाँ पे टपक आता है कि कहीं तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी ज्वाइन करने के पीछे कोई प्लान तो नहीं है, और उससे बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है। गलती से पानी फिर उसके फेस पे ही गिर गया था। अब इन साहब को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ गया था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इससे पहले कि वो शाओ को कुछ कहता, इतने में गुचवान की एंट्री होती है। वो शेंग पे भड़क ही जाता है कि तुम्हारी मेरी असिस्टेंट को तंग करने की हिम्मत भी कैसे हुई, एंड उसे शाओ से अभी के अभी सॉरी बोलने को कहता है। अपोलोजाइज करवा के ही वो फिर शाओ को लेता वहाँ से चला गया था। अब तो कार भी वो खुद ही ड्राइव करने लगा था। शाओ तो उससे आज बहुत ही इम्प्रेस हुई थी कि आप तो मेरे आइडियल बॉस ही बन चुकी हैं। प्रपोजल देते हुए भी मैंने जो एनर्जी आप में देखी थी ना, वो बहुत ही कमाल की थी। और साथ में उसकी तारीफों के पुली बांधने लगती है। वेल जाने से पहले वो जल्दी से एक पेज पे कुछ राइट करती है एंड उसे ये देते वक्त यही कहती है कि मेरे बाद ही आपने ये खोलना है। एंड गुचवान को गुड बाय कहती वहाँ से भागने की करती है। घर में हमें गुचवान की पेट लिजर्ड को भी दिखाया जाता है। वेल पेज पे तो शाओ ने एक फ्लावर ही बनाया था। अगले दिन सुबह ही सुबह ये तो बॉस के लिए बकायदा खुद ब्रेकफास्ट बना के उन्हें लेने पहुंची होती है। बाद में सुमन देखती है कि ये उसका बनाया खाना खाने की बजाय शाओ का खा रहा है तो वो अपसेट हो जाती है। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे ये गुचवान को लाइक करती है। वेल अभी वो इस बात को इग्नोर करके ये गुचवान को एक एग्जीबिशन का बताने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ वहाँ पे चलोगे। बट उसने शाओ के साथ जाने का डिसाइड किया था कि वो अभी सीखना चाहती है। अब उसके कहने पे वो दूसरा टिकट इसने जाके शाओ को ही दे दिया था। तभी अचानक उसे आंट के एक्सीडेंट की खबर मिलती है। वो बहुत ही परेशान हो गई थी एंड जल्दी से सुमन से एक्सक्यूज़ करती एंड एक लीव लेती वहाँ से जाने की करती है। वो पीछे से खुश कर चलो मैं ही अब गुचवान के साथ जाऊँगी, बड़ा मज़ा आएगा। कंपनी में जू की मुलाकात शू से भी हो गई थी। शाओ से कॉल करके ना सिर्फ अपनी आंट के एक्सीडेंट का बताती है बल्कि घर जाके ग्रैंडमा का ख्याल रखने का भी कह देती है कि वो अकेली हैं। शू ने इसे फिर ड्रॉप करने का फैसला किया था कि फिर मैं हॉस्पिटल शाओ को देखने चला जाऊंगा। आंट जो कि शॉर्ट कोमा में ही चली गई थी, उसे लेके ये बहुत टेंशन में होती है। गुचवान को सुमन ने शाओ के ना आने का बता दिया था कि वो शायद बहुत बिजी है, नहीं आ पाएगी। वो परेशान होकर उसे कॉल करने लगता है कि तुम आखिर हो कहाँ पे, मुझे बताओ तो सही।
पीछे से जब वो एक नर्स की आवाज़ सुनता है तो उसे अब पता चल गया था कि वो हॉस्पिटल में है। एंड देन उसे पूछने लगता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। और शाह से उसने एड्रेस वगैरह का भी पूछ ही लिया था। अगले ही लम्हे वो सुमन को लेके उसके पास पहुंचा होता है। वो हैरान कि बॉस आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। ये बिल खुद पे करने की बात करता है। वो लेना तो नहीं चाहती थी ये पैसे, बट ये उसे कहता है कि एक तरह से ये कंपनी तुम्हें लोन ही दे रही है, बाद में तुम्हारी सैलरी में से पैसे काट लिए जाएंगे, तो तुम इनकी टेंशन मत लो। अब तभी यहाँ पे शो की भी एंट्री हो ही चुकी थी। शाओ उसे फिर अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। वो भी हॉस्पिटल बिल पे करना चाहता था, बट शाओ मना कर देती है। किसी से मनी ऐसे वो थोड़ी ही ना ले सकती थी। आखिर को उसकी लाइफ के भी कुछ रूल्स थे, चाहे वो पॉय सही बट इतनी गई गुजरी नहीं थी। वैसे भी गुचुआन ने उसे लोन दे दिया था, सो अब वो उससे कैसे ले सकती थी। यहाँ से जाते हुए सुमन थोड़ी सी शॉक तो होती है कि आज तक तो गुचुआन ने किसी एम्प्लॉय की इतनी केयर नहीं की है, तो ये शाओ की क्यों कर रहा है। घर पे डॉक्टर साहब खुद इसका चेकअप करने पहुंच आए थे। आंट को होश आ गया था। वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं कि मेरी वजह से शाओ को परेशान होना पड़ गया। अब की बार फर्स्ट टाइम में गुचुआ ने डॉक्टर से अपने नॉर्मल होने का पूछा था। वो एकदम सरप्राइज कि ये तुमने अभी क्या कहा, पहले तो हर वक्त मरने की बातें करते रहते थे, अब इतना बदलाव कैसे आ गया, कहीं किसी से लव तो नहीं हो गया, अगर ऐसा है तो बता दो। अब गुचुआन उन्हें अश्योर करवाने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया। आज यहाँ पर आने पर शाओ शू को थैंक्स भी कहती है। वो फिर इसे घर ड्रॉप करने ले जाने लगा था। इधर ग्रैंडमा ने किचन में एक धमाका ही कर दिया होता है। शाओ परेशान कि अब क्या करेंगे। ये इन सारा ब्लेम खुद पे डालने लगती है कि मुझे ही ख्याल रखना चाहिए था, मैं कैसे फ्री होके सो गई। मालिक मकान अलग से गुस्सा के मैं तो किचन को ख़राब करने के बदले में पूरी पूरी भरपाई दूंगा। शू पैसे देने लगता है तो शाह उसे रोक देती है। एंड साथ में ऑनर की सिचुएशन को खुद के तरीके से हैंडल करने लगी थी। शाह के दिए फ्लावर से इस जुआन को तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ इंस्पायरेशन मिल चुकी थी। उसी के बारे में ही सोचते सोचते वो तो एक्सरसाइज ही करने लगा था। अब हार्ट बीट तेज होने का नोटिफिकेशन चैंग रैन को भी मिल गया था। वो फौरन से कॉल करके हाल चाल पूछने लगता है। कुछ दिनों के लिए शू ने शाओ को अपने पुराने घर रहने की इजाज़त दे दी थी। अब हमें फील होता है कि जैसे इसकी अपने डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब वजह क्या है वो तो आगे चल के ही पता चलेगा ना, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। यहाँ पे हमें ये भी फील होता है कि जैसे ये शाओ को लाइक करता है। चैंग रैन को कॉल के थ्रू अपने डैड की बैड कंडीशन का भी पता चल चुका था। इधर आंट खुश के शाओ का बॉस कितना अच्छा है कि उसने मेरा सारा खर्च बर्दाश्त किया है। वो शाओ से उसके बारे में और पूछने लगती है कि उसकी एज क्या है, क्या उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। शाओ फिर उनकी बातों का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती एंड जस्ट उन्हें आराम करने को बोलती है। चैंग डैड से मिलने आया था। इनके एडॉप्टेड सन की वजह से वो घर ही नहीं आता था। कंपनी भी उसी के हवाले ही थी। डैड उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो इसी बात का उसे उन पर गुस्सा था। शाओ बॉस को लेने आ चुकी थी। बाद में वो उनसे पूछने भी लगती है कि हर वक्त आपके फेस एक्सप्रेशंस एक जैसे ही क्यों रहते हैं, कभी स्माइल भी कर लिया करें। साथ में उन्हें आंट का बताने लगती है कि वो आपको थैंक्स कह रही थी और साथ में मुझसे ये भी पूछ रही थी कि तुम्हारे बॉस की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, अगर उसे चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ढूंढ के दे दूंगी। अब ये सुन के तो गुचुआन के फेस पे स्माइल आ जाती है एंड वो इसे चुप रहने को बोलता है। डैड का एडॉप्टेड सन कोई और नहीं बल्कि शू ही था। उसे देख के अब ये साहब तो वहाँ से जाने की ही करते हैं कि आपका लाडला बेटा आ चुका है, मेरी यहाँ पे क्या ज़रूरत। वापसी पे जाते हुए ये पुरानी बातें ही रिमेंबर करने लगा था कि पता नहीं शू के डैड के साथ क्या बना कि मेरे पापा उसे ही एडॉप्ट करके घर ले आए। शू तो इसे एक आंख भी नहीं पाता था। सुमन से जब शाह को अपने पुराने प्रोजेक्ट के कैंसिल होने का पता चलता है तो वो बहुत ही अपसेट हो जाती है एंड गुचुआन से सॉरी बोलने पहुंच आई थी कि शायद वो मेरे अनलकी होने की वजह से ही कैंसिल हुआ। बट वो बिलीव नहीं करता कि ये कैसी बातें कर रही हो, वो डिज़ाइन तुमने थोड़ी ना बनाया था। खैर ये तो कंपनसेशन के तौर पे उसे न्यू प्रपोजल के हवाले से कुछ आइडियाज़ भी देती है जो कि गुचुआन को बहुत पसंद आए थे। वो अब इसे लेके फ़िश पकड़ने आ चुका था।
अभी एक फिश पकड़ी ही होती है कि वो फिसल के नीचे गिर जाती है। उसे उठाते उठाते दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। तभी अचानक गुचुआन की हार्ट बीट ही तेज होने लगी थी। वो साइड पे हो जाता है। फिश का तो उसने इसे ही घर ले जाने के लिए कह दिया था, साथ में कल उसे लेने ना आने का भी। चेंग रैन कल गुचुआन को ऑफिस ना आने के लिए कहता है कि हम आउटिंग पे जाएंगे, बट वो मना करके उल्टा इसे ही घर से पिक करने आने के लिए कहता है। अब ये हैरान कि तुम्हारी असिस्टेंट क्यों नहीं आई, तो गुचुआन उसे बताता है कि मैंने खुद ही उसे आने से रोका था। दोनों ऑफिस के बाहर शू और शाओनिंग को साथ में देख के सरप्राइज रह जाते हैं कि अरे तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। शाओ उन्हें बताती है कि ये मुझे ड्रॉप करने ही आया था। ये देख के गुचुआन तो जेलिस फील करने लगता है। शू को वैसे ही चेंग बिल्कुल पसंद नहीं था, सो वो पता नहीं क्या क्या एक्स्ट्रा रूल्स बना के उसके यहाँ आने पे पाबंदी ही लगा देते हैं। अपने फायर ना होने के डर से शाओनिंग शू को वहाँ से जाने को बोल देती है। तब जाके गुचुआन को कुछ आराम आता है। शाओ बाद में गुचुआन के लिए कल वाली उसकी दी फिश का ही सूप बना के इसके पास लाई थी, जो कि उसे काफ़ी पसंद भी आता है। खैर इसके बाद वो शाओ को अपने साथ मीटिंग पे चलने के लिए बोलता है। सुमन भी वहाँ जाना चाहती थी, बट ये उसे मना कर देता है कि नहीं, शाओ ही काफ़ी है। खैर अपना न्यू बेस्ट प्रपोजल लेके वो मिस्टर चिन के पास आया था, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आता है। शाओ तो बस इनकी बातें सुन सुन के खुश हो रही होती है और अपने बॉस पे काफ़ी प्राउड भी फील कर रही थी। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।